अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ओबी में पढ़ेंगे पावर टैक्टिक्स के बारे में। तो बेसिकली जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पावर एंड पॉलिटिक्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। पावर बेसिकली क्या होती है, पावर की क्या टाइप्स होती हैं, कुछ पर्सनल टाइप्स होती हैं, ठीक है जी। कुछ उसमें से क्या होती हैं जो रिलेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखी थी, कुछ हमने इंटरपर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी थी। हमने देखा था कि जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। पावर क्या होती है कि वो एक डिपेंडेंसी का फैक्टर क्रिएट कर रही होती है। जिन चीज़ों पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। समटाइम्स चीज़ें बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं, इसलिए हम उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। वो डिपेंडेंस उनको पावर दे रही होती है, ठीक है जी। तो ये सारी हमने चीज़ें देखी थी। फिर हमने क्या किया था कि हमने एक सोशियोग्राम को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में जो दो लोग होते हैं उनको नोड्स कहते हैं। उनके दरमियान का जो एक बॉन्डिंग होता है, जो एक उनका एक रिलेशनशिप होता है जिसमें पावर यूज़ हो रही होती है। एक बंदा पावर ले रहा होता है और एक बंदा इन्फ्लुएंस में जा रहा होता है। तो उसका हमने रिलेशनशिप देखा था, उसको हमने टाई बोला था। तो आज हम अपने उसी टॉपिक की आगे एक्सटेंशन पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं पावर टैक्टिक्स। टैक्टिक्स क्या होता है, एज यू ऑल नो कि टैक्टिक क्या होता है कि किसी भी चीज़ का क्या वे होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को यूज़ करने के क्या टूल्स हो सकते हैं, इनको हम टैक्टिक कहते हैं। बेसिकली जब हम अपनी डेली लाइफ में टैक्टिक का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि इस चीज़ को एज अ टूल हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, इस चीज़ का क्या फंक्शन है, किस तरह से है। तो पावर टैक्टिक्स में हम क्या देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में जब हम पावर की बात कर रहे होते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं और पावर किस तरह से यूज़ हो रही होती है प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस की सेटिंग में, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि पावर टैक्टिक्स किस तरह से यूज़ हो रही होती है। सबसे पहले आपके पास एक चीज़ आती है, उसको नाम होता है लेजिटिमेसी, ठीक है जी। लेजिटिमेसी आपके पास क्या होती है, रिलाइंग ऑन अथॉरिटी, प्रोसेस और लीगल प्रोसेस। जब पावर टैक्टिक्स यूज़ हो रही होती हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, लेजिटिमेसी का। ये हमारे पास बेसिकली वो पॉइंट होता है जिससे कोई भी लीडर या कोई भी एक पावरफुल पर्सन एक लीगल प्रोसीजर यूज़ करता है अपनी लीडरशिप और पावर को यूज़ करने के लिए, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं रैशनल परसुएशन। रैशनल परसुएशन, ठीक है जी। रैशनल परसुएशन हमारे पास क्या होती है, रैशनल परसुएशन हमारे पास ये होती है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में, क्योंकि हम पढ़े हैं, हम ओबी का सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो ओबी में आपकी रैशनल परसुएशन क्या होगी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेड है, लीडर है, जो पर्सन पावर में है, वो रैशनली थिंक करे चीज़ों के ऊपर। यानी अगर कोई मैनेजर है तो वो सोचे एक पॉजिटिव रैशनल माइंड के साथ कि मुझे क्या ड्यूटी असाइन की गई है, मेरा जो सबऑर्डिनेट है उसको क्या ड्यूटी असाइन की गई है, तो मैं एक पॉजिटिव और एक रिस्पेक्टेबल और एक रैशनल वे में अपने क्लाइंट्स को या अपने सबऑर्डिनेट्स को किस तरह से परसुए कर सकता हूँ, किस तरह से उनको कायल कर सकता हूँ, ठीक है। परसुएशन मीन्स कि जब आप अपनी बात के, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट किसी को जो है वो मना लें, कायल कर लें, ठीक है जी। इसमें हमारे पास एक और पॉइंट क्या आ जाता है, इंस्पिरेशनल अपील्स। इंस्पिरेशनल अपील्स हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं कि जब आप किसी को रैशनली परसुएड कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में, पावरफुल पर्सन कर लेता है ये काम, तो क्या करता है उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं या अपने कुलीग्स होते हैं या अपने मेंबर्स होते हैं या हायरिंग प्रोसीजर होता है, कोई भी होता है, उसमें वो क्या करता है कि अपना कोई ऐसा मॉड्यूल बनाता है, कोई ऐसा वे बनाता है कि परसुएड करके वो इंस्पायर भी कर सके, ठीक है। जैसे आप देखें ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट जो आप कहते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है कि एक लेजिटिमेसी होती है, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के थ्रू क्या होता है कि वो अपने कस्टमर्स को परसुएड करते हैं, उनको कायल करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो ये पॉलिसी है ये क्या है,
इसका क्या यूज़ है, इसका क्या मीनिंग है, आपको इसका क्या बेनिफिट होगा। फिर वो बेनिफिट्स में जाते जाते क्या करेंगे कि आपको इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे, आपको मुतासिर करने की कोशिश करेंगे अपनी उस अपीलिंग प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कंसल्टेशन होगी। कंसल्टेशन में क्या होगा, ओबी में कंसल्टेशन क्या होती है कि आपकी सपोर्ट जो है वो किस तरह से इंक्रीज हो रही है, यानी आपका जो पार्टिसिपेंट है, आपका फेलो है या आपका कोई मीटिंग का कोई कुलीग है, तो आप क्या करते हैं कि आप उससे फिर क्या करते हैं कि आप उसकी सपोर्ट लेते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपका जो डिसीजन है वो कितना एक्यूरेट है या फिर कितना नहीं है। ठीक है जी, कंसल्टेशन के बाद हमारे पास आ जाता है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या चीज़ होती है, बेसिकली एक से दूसरी चीज़ को बदलने को हम एक्सचेंज कहते हैं। अगर हम इसका लिटरेरी मीनिंग देखें, ओबी में पावर टैक्टिक्स में एक्सचेंज क्या होता है कि जब आप कंसल्ट कर लेते हैं, अगले बंदे का एक ओपिनियन ले लेते हैं, तो आप उसके बाद अपने ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं अगेन यूजिंग सम टूल्स। ठीक है जी, ये स्टेप बाय स्टेप सब हो रहे होते हैं। जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं तो आप एक दूसरे के जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है अपने प्लान का वो करते हैं कि अगर हम इस प्लान के साथ जाते हैं तो हमें इसका ये फ़ायदा होगा, अगर हम इस प्लान के साथ जाते हैं तो हमें इसका ये नुकसान होगा। ठीक है, मैं जैसे आपको इंश्योरेंस की एग्जांपल दी, तो इंश्योरेंस की सेटिंग में हम कैसे कर सकते हैं कि आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो आपको इसका ये फ़ायदा होगा, अगर आप ये ना लें तो आपको ये नुकसान होगा। दिस इज़ कॉल्ड एक्सचेंज इन ओबी। ओके, नाउ पर्सनल अपील। पर्सनल अपील आपके पास क्या होती है कि आप जो है जब आप एक एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप कंप्लायंस बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप और लॉयल्टी, कि ये आपकी वो अपील थी जो आपने ऑर्गेनाइजेशन या वर्क सेटिंग में की थी। ठीक है, रैशनली अगले को कायल करने के बाद, परसुएड करने के बाद, कि ये आपकी कौन सी अपील है जो आप पर्सनल ट्रेड्स के ऊपर कर रहे हैं, किसी के साथ आपकी कोई फ्रैंकनेस है, कोई लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है या कोई आपकी बॉन्डिंग है किसी के साथ ऑलरेडी आउटसाइड योर वर्क रिलेशनशिप, तो आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद है एक प्रेशर। प्रेशर का जो हमारा पॉइंट है ये बेसिकली हमारी कोर्सिव पावर से रिलेट कर रहा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आप किसी को थ्रू द फियर ऑफ पनिशमेंट और थ्रू द फियर ऑफ अबंडनमेंट आप किसी को कायल करने की कोशिश करते हैं, बात मनाने की कोशिश करते हैं, आप उस पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कि मेरी बात मानो और जो मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ मेरी बात सुनो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं आप, कोलिशंस करते हैं। आप कोलिशंस कैसे करते हैं, एनलिस्टिंग द एड और सपोर्ट ऑफ अदर्स टू परसुएड। आप क्या करते हैं कि जब आप प्रेशर दे रहे होते हैं किसी को तो आप क्या करते हैं कि आप दूसरे लोगों का भी साथ नाम डालते हैं, उनको भी साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं दूसरे को प्रेशराइज करने के लिए जिस पर्सन के ऊपर आपने पावर देनी होती है। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास पावर टैक्टिक्स। अब हम देखते हैं कि रैशनली हम कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं ओबी में। जब हम ओबी की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक ये रैशनल परसुएशन, इंस्पिरेशनल एंड कंसल्टेशन, ये हमारे पास जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक गुड और क्या है, इन्फ्लुएंशियल टूल्स हैं। ठीक है जी, ऑल्दो जो हमारे ये नेगेटिव टूल्स हैं लास्ट टू, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, लेकिन अगर हम अपने मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने वर्कर्स के एक अच्छा टीम वर्क करना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव जो हमारे पास टूल्स हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस चीज़ में कि ये हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट करवा दें। ठीक है, अब इसमें एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जब आप पावर टैक्टिक यूज़ करते हैं कि जो आपकी ऑडियंस होती है,
जिसके अगेंस्ट आप पावर टैक्टिक यूज़ कर रहे होते हैं उसकी साइकी, उसकी थिंकिंग भी इस चीज़ को डिटर्मिन करती है कि आप इसमें से कौन सा टैक्टिक जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑडियंस में क्या चीज़ आ जाती है, आपका जो ऑडियंस है जिसको आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, पावर देना चाह रहे हैं, वो किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रख रहा है। ठीक है, एक ये फैक्टर हो जाता है ऑडियंस में, या फिर ऑडियंस में क्या फैक्टर हो जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, या फिर एक एज फैक्टर भी आ सकता है। अडल्ट को आप परसुएड करेंगे तो और तरह करेंगे, किसी स्मॉलर पर्सन को करेंगे तो किसी और तरह करेंगे, आपको कोई बिल्कुल आपके लेवल का कुलीग होगा तो और तरह करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंट पावर टैक्टिक्स जो हैं वो कोई ना कोई हर वक्त यूज़ हो रहा होता है, बट द मेन पॉइंट इज़ कि आप जिसको पावर टैक्टिक आप दिखा रहे हैं, जिसको आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, बेसिकली उसका जो लेवल ऑफ डिमांड है वो क्या है, वो आपसे किस चीज़ की डिज़ायर कर रहा है, उसकी बेस पे आपको ये टैक्टिक यूज़ करना पड़ेगा। अगर पर्सन कोई जो है वो पर्सनल अपील से खुश होता हो, ठीक है, उसकी ये डिमांड हो आपकी ऑडियंस की, लेकिन आप क्या करें, उसको जो है प्रेशराइज करने लग जाएं, कोलिशंस करने लग जाएं, तो कभी भी आपका पावर टैक्टिक जो है वो सही यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो नोइंग योर ऑडियंस इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द यूज़ ऑफ पावर टैक्टिक्स। ठीक है जी। अब क्या होता है कि जब हम पावर टैक्टिक्स की बात करते हैं और ये हम सारी ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारे पास एक एलिमेंट ऑफ कल्चर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था जब हमने डाइवर्सिटी डिस्कस की थी कि कल्चर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। तो क्या हमने देखा था कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो पावर टैक्टिक्स वहाँ पे और तरह से यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे पॉजिटिव पावर टैक्टिक्स जो है वो समटाइम ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, नेगेटिव कम यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हम कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स की बात करते हैं, कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में क्या होता है, उनमें थोड़ा सा करप्शन का एलिमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा लेजीनेस का और सोशल लोफिंग का कंसेप्ट ज़रा सा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हमें ये सारे टैक्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट वे से यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम पावर को जो है वो यूज़ किस तरह से करते हैं। पावर टैक्टिक्स जो हमारे पास ये हैं, हम उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। नाउ कम्स द यूज ऑफ पावर टैक्टिक्स। ठीक है जी, यूज ऑफ पावर टैक्टिक्स को आप ये भी कह सकते हैं कि अप्लाइंग पावर टैक्टिक्स। ठीक है, पावर टैक्टिक्स को आप कैसे अप्लाई करते हैं, पीपल हु आर पॉलिटिकली स्किल्ड हैव हाई सेल्फ एफिकेसी, जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्क प्रोडक्टिविटी एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है जी, आप क्या करते हैं कि आपका यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम नाम दे रहे हैं इधर पॉलिटिकल स्किल का। पॉलिटिकल स्किल आपकी कौन सी स्किल होती है, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स सो दैट वंस ऑब्जेक्टिव आर अटेन्ड। आप क्या करते हैं कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं टू अटेन योर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये आपकी पॉलिटिकल स्किल होती है। ओबी में हम पॉलिटिकल स्किल को कैसे यूज़ करते हैं कि जो आपके फेलोज हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी बॉस है या कोई भी पर्सन इन अथॉरिटी है, तो आप अपनी पॉलिटिकल स्किल कैसे यूज़ करेंगे कि आउटसाइड योर वर्क रिलेशनशिप आप अपने बॉस को या आप अपने जो आपके को-वर्कर्स हैं, ठीक है, आप उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव कर लें। ठीक है जी,
तो इसको हम किस तरह से लेंगे पॉलिटिकल स्किल को, यानी ये आपकी पावर टैक्टिक जो है वो यूज़ हो रही है, ठीक है, यानी किसी ना किसी तरह आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना दूसरे बंदे को। तो लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा था कि इन्फ्लुएंस जो है वो पावर दे रहा होता है, यानी किसी से अगर हम इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं तो इसका मतलब है वो पर्सन हमारे नज़दीक पावरफुल है। तो पॉलिटिकल स्किल इज़ बेसिकली अ पावर टैक्टिक, ठीक है। क्या होता है, वो लोग जो कि पॉलिटिकली स्किल्ड होते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा हाई वर्क करते हैं, वो अपने बॉस को जो है वो बहुत ज़्यादा प्लीज़ करते हैं, उनको पता होता है कि हमने पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह से यूज़ करनी है, किस तरह से चीज़ों को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है वो समटाइम्स उनको बहुत ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट्स भी देती है। अच्छे इफेक्ट किस तरह से देगी कि अगर बॉस के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे आउटसाइड द वर्क रिलेशनशिप, तो क्या होगा कि एक अच्छा पॉलिटिकली स्किल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, इंसेंटिव लग सकता है या एक प्रमोशन हो सकती है। नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है कि जब आप अपने बॉस से बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज रहेंगे तो हो सकता है कि जो आपके कुलीग्स हैं वो आपसे थोड़ी सी बॉन्डिंग कम करना स्टार्ट कर दें, आप उनकी नज़र में एक बैड कुलीग बन जाएं, एक बैड कोवर्कर बन जाएं, आपका इमेज जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाए कि ये जो है ये हायर अथॉरिटीज़ को जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है ये पर्सन, और हमारे साथ बॉन्डिंग कम करने की कोशिश करता है, काम जो है वो कम करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है यूज़ ऑफ पावर टैक्टिक्स, जिसमें बेसिक स्किल जो हमारे पास यूज़ हो रही होती है वो पॉलिटिकल स्किल हो रही होती है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं दैट हाउ पावर अफेक्ट्स पीपल, लोगों पे पावर जो है वो किस तरह से असर डाल रही होती है, किस तरह से उनको अफेक्ट कर रही होती है, ये हम देख लेते हैं। हाउ पावर अफेक्ट्स पीपल, ठीक है जी। पावर लीड्स पीपल टू प्लेस देयर इंटरेस्ट अहेड एंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। जब कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो क्या होता है कि वो अपने इंटरेस्ट को अहेड रखता है, अपने इंटरेस्ट को सामने रखता है, और दूसरे बंदे के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको साइड पे कर देता है, साइड लाइन कर देता है, और उसका समटाइम्स ये मोटिव होता है कि सिर्फ मैं ही पावरफुल रहूं और जो मेरी जो विश है, जो मेरी डिज़ायर है, जिस चीज़ से मेरा पावर का इन्फ्लुएंस बन रहा है वो रहे, दूसरा पर्सन जो है उसको बेशक नाम भी कोई पावर मिल रही हो, उसका बेशक नाम भी कोई काम हो रहा हो, तो इट डजेंट मैटर, जो मेरा इंटरेस्ट है वो मीट होना चाहिए मेरे लिए, किसी और का इंटरेस्ट मीट ना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। मोस्टली जो पीपल पावरफुल होते हैं वो अपनी पावर को नेगेटिवली यूज़ कर रहे होते हैं टू सीक देयर इंटरेस्ट, ठीक है जी। पावर ऑल्सो लीड्स टू ओवर कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग। जब आप देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में बात कर रहे हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग की बात में डिसीजन मेकिंग को कैसे डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक पर्सन है वो किसी हायरिंग या रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में बैठा हुआ है, तो क्या है कि जी वो बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी थोड़ा सा हाई होगा बाकी जो अपने उसके एम्प्लॉयज़ हैं, कोलीग्स हैं उनसे ज़्यादा। तो क्या होगा कि समटाइम्स वो ऑल्दो कि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन समटाइम्स वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने पावर को इस तरह से यूज़ करेगा, अपनी पावर को, कि समटाइम्स वो गलत डिसीजन मेकिंग भी कर लेगा, गलत सिलेक्शन भी कर लेगा, देयर इज़ अ चांस, ठीक है। तो रिसर्च हमें बताती है, ओबी की फील्ड की रिसर्च हमें ये बताती है कि आप जब अपनी पावर को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे, और एक रैशनल यूज़ के साथ, रैशनल डिसीजन मेकिंग के साथ करेंगे तो ही आपकी पावर सही तरह यूज़ होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पावर वेरिएबल्स किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं। पावर वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ पावर डिपेंड्स अपॉन द विल्डर्स पर्सनैलिटी, यानी पावर के जो इफेक्ट होते हैं वो बेसिकली जो विल्डर होता है
यानी जो पर्सन पावर एग्जर्ट कर रहा होता है, पावर वील्ड कर रहा होता है, उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड कर रही होती है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक हमारे पास ए है, एक बी है, तो इसमें ए जो है वो बी पे पावर एग्जर्ट कर रहा था, तो पावर वेरिएबल के इस कंसेप्ट के थ्रू पावर जो है वो किस तरह एग्जर्ट की जाएगी, वो इस पर्सन की पर्सनैलिटी पे डिपेंड कर रही होगी। यानी ए जो है वो एक हम्बल पर्सन है, एक ड्यूटीफुल पर्सन है, उसको सिर्फ अपने इंटरेस्ट की जो है वो डिज़ायर है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देख रहा है, या वो एक कॉमन इंटरेस्ट को देख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल इंटरेस्ट को देख रहा है, तो ये उसकी पर्सनालिटी पर डिपेंड कर रहा होगा। चूँकि बी जो है वो उससे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, बी के पास पावर नहीं है, इसके पास पावर है, तो इसकी पर्सनैलिटी ये डिटर्मिन करेगी कि इस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। Remember the saying that those with little power abuse what little they have। यानी इसमें हमारे पास ये कंसेप्ट होता है कि जाहिर है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर है उसके पास उतना ज़्यादा चांस है कि वो दूसरे को अपनी पावर अब्यूज़ करके हैरेस करे, जिसके पास जितनी कम पावर है उसके पास उतना ज़्यादा कम जो है वो टाइम है और इतना ज़्यादा कम उसका एक्सपोजर है कि वो दूसरे को जो है वो पावर अपनी रॉन्ग यूज़ करके दिखाए, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस की। जिसको हम अगर वर्क प्लेस की सेटिंग में बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में बात करें, तो हम इसको कहते हैं वर्क प्लेस हैरेसमेंट। यानी वो हैरेसमेंट जो आपको आपकी वर्क प्लेस में, वो जगह जहां आप काम कर रहे होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप एज अ जॉबियन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, एज एन एम्प्लॉई परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस जगह जो आपको हैरेस अगर किया जाता है, कोई पर्सन अपनी पावर का रॉन्ग यूज़ करता है, ठीक है, तो वो उस जगह पे जो आप बिहेवियर आपके साथ किया जाता है उसको हम कहते हैं वर्क प्लेस हैरेसमेंट, ठीक है जी। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट हमारे पास बेसिकली क्या होती है, इट इज़ एन एनी अनवांटेड एक्टिविटी फॉर अ सेक्सुअल नेचर दैट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट में अगर आपको कोई ऐसी अनवांटेड सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो नज़र आती है, या कोई आप में अनवांटेड सेक्सुअल इंटरेस्ट शो करता है, आप उस पर्सन को प्रोवोक नहीं कर रहे, लेकिन समहाउ वो किसी तरह आपको अप्रोच करके सेक्सुअली जो है वो इस तरह का कोई आपको कंटेंट दिखा रहा है, या अपने कोई बॉडी लैंग्वेज से इस तरह का कोई पोज शो कर रहा है, तो ये सारी चीज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगी, जिसको हम वर्क प्लेस हैरेसमेंट कहेंगे, ठीक है जी। तो क्या होता है जब हम बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के डाटा की, तो हम देखते हैं कि मोस्टली विमेन जो हैं, फीमेल्स जो हैं, वो इसका ज़्यादा विक्टिम होती हैं, मैन जो हैं इसका विक्टिम कम होते हैं। ऑल्दो मैन भी होते हैं, उनको उनके फेलो कोलीग्स, फेलो मैन भी कर सकते हैं सेक्सुअल हैरेस, फीमेल्स भी कर सकती हैं, बट ज़्यादा रेशो जो है वो लिटरेचर हमें ये बताता है कि फीमेल्स हो रही होती हैं, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि जो आपका कोई हेड होता है, जो आपका मैनेजर होता है, जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जिसने आप सबको हायर किया होता है, जो आप सबको पे कर रहा होता है, उसकी बेसिकली ये ड्यूटी होती है कि वो अपने वर्क प्लेस को इतना पॉजिटिव और इतना फ्रेंडली रखे कि वहाँ पे कोई हैरेसमेंट का केस ना हो रहा हो, ठीक है। कोई एक्टिव पॉलिसी वो बना सकता है, वो पर्सन मैनेजर के अच्छी तरह से जो है वो काम हो। वो क्या कर सकता है कि वो कोई कैमरेज वगैरह लगवा सकता है, वो क्या कर सकता है कि वो अपने जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई वो ऐसा डाटा प्रोवाइड कर सकता है कि वो बहुत अच्छी तरह उसको समझें। हायरिंग के टाइम उनकी कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो सकती है जिससे पता चले कि उनमें कोई ऐसी टेंडेंसीज तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा एक बॉटम लाइन, जो एक कोर कंसेप्ट है बेसिकली जो हमने इस चीज़ से सीखा, वो क्या है कि द रोल ऑफ मैनेजर इज सो इम्पॉर्टेंट। यानी जो आपको कोई मैनेजर है, जो आपकी अपर अथॉरिटी का पर्सन है, आपका एम्प्लॉयर है, उसके बिहेवियर पे,
उसकी लीडिंग क्वालिटीज़ पे, उसके पावर टैक्टिक पे ये डिपेंड करेगा कि आप वर्क प्लेस हैरेसमेंट फेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितनी कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। जैसे कोई केस रिपोर्ट हुआ और वो मैनेजर के पास या अपर अथॉरिटी के पास गया तो उसने उसको इतना सीरियसली जो है वो नहीं लिया, तो क्या होगा कि उस बिहेवियर को दोबारा रीइंफोर्सर मिलेगा और एम्प्लॉय जो है वो दोबारा भी हैरेस होगा। अगर एक दफ़ा सही तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, प्रॉपर उसकी लेजिस्लेशन की जाएगी, प्रॉपर पनिशमेंट की जाएगी, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम उस पर्सन की इतनी जो है वो नहीं होगी इस तरह की अटेम्प्ट। ठीक है जी। अब हम देखते हैं पावर इन एक्शन। इसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स जो है वो क्या होती है। पावर इन एक्शन इसमें हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स हमारे पास क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स हमारे पास क्या होती है कि वो एक पॉलिटिकल बिहेवियर होता है। पॉलिटिकल बिहेवियर हमारे पास क्या होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से मिलकर बनाई गई हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ को डील करी हो जो कि आपके रोल का हिस्सा नहीं है, आपकी ड्यूटी परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनको परफॉर्म कर रहे हैं अपना कोई एडवांटेज गेन करने के लिए। जैसे अगर एक एम्प्लॉई है, उसको जो रोल असाइन किया गया है कि आपकी ये डेली की जो है वो रूटीन है, आपका ये वर्क है, लेकिन वो क्या करता है कि वो अपने कुलीग्स को अगर वो हैरेस करने की कोशिश करता है, या अगर उसका अपने किसी कुलीग के साथ स्टेटस का, क्लास का डिफरेंस है, सोशल क्लास का, तो क्या करेगा, वो उस चीज़ को अपने बेनिफिट के तौर पे यूज़ करेगा, अपने इंटरेस्ट के तौर पे यूज़ करेगा, वो थोड़ा सा बूस्टअप करेगा अपनी इस चीज़ को कि मैं अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, मैं अच्छी सोशल क्लास से हूँ। ठीक है, तो ये वो बिहेवियर्स हैं जो आउटसाइड द रोल एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पावर पॉलिटिक्स। ठीक है जी। ये बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब हम इसकी रियलिटी देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ का एक मेन पार्ट है। पावर जो पॉलिटिक्स है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, वो हर जगह कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होती है। समटाइम्स ये बड़े सटल से वे में हो रही होती है, लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स इसको कॉन्शियसली भी यूज़ करना पड़ रहा होता है। जैसे अगर कोई आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग है, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी हेड ऑफिस है या कोई इस तरह का ऑफिस है जो आपको पर्टिकुलरली डील कर रहा है और वो सारे ऑफिस को मैनेज कर रहा है, तो वो आपके एक एक एम्प्लॉई को पर्सनली नहीं जानता होगा। तो क्या होगा कि ओवरऑल जो मैनेजर के पास या आपके हेड के पास जो एक डाटा होगा, वो उसको डील करके सबकी अप्रेजल्स बना देगा या एनुअल उनका कोई इंसेंटिव लग जाएगा। तो हो सकता है कि इस तरह के प्रोसीजर से किसी अच्छे बंदे का, किसी कॉम्पिटेंट बंदे का कोई नुकसान हो जाए। तो पावर अल्टीमेटली हर जगह पे यूज़ हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में। अगेन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मैनेजर और योर एम्प्लॉयर कि वो जो है किस तरह से डील करता है इस पॉलिटिक्स को, पॉजिटिवली यूज़ करता है और इतना कम यूज़ करता है कि वो बहुत ज़्यादा नज़र में ना आए। जितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स यूज़ होगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट होंगे और वो सही तरह से वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका हेड होता है, जो आपका एक एम्प्लॉयर होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा पावर टैक्टिक्स के बारे में, पावर लोगों को कैसे अफेक्ट कर रही होती है, पावर टैक्टिक्स के क्या क्या टूल्स होते हैं, पावर के क्या वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किस तरह से हो रही होती है वर्क प्लेस पे। फिर हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स कैसे हो रही होती है। ठीक है, ये हमारा पावर एंड पॉलिटिक्स का सेकंड लेक्चर था। नेक्स्ट टाइम हम इसी लेक्चर को, इसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे और फिर हमारा पावर का टॉपिक जो है वो क्लोज हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।